तो जो बंदा विजुअल है वो उसको क्रिएटिव काम में लगाओ। अगर विजुअल बंदे को आपने टेलीकॉलिंग में लगा दिया, वो थोड़ी सी बात में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो अच्छे से कस्टमर से रिलेशनशिप ही नहीं बनाएगा। लव एंड कनेक्शन वाले बंदे को लगाओ टेलीकॉलिंग के अंदर, वो सबसे रिलेशन बना लेगा। तो जितने भी बिजनेसमैन है वो देखते होंगे कि आपकी टीम में कुछ लोग होते हैं जिससे कस्टमर बात करना चाहते हैं, जिससे जुड़े रहना चाहते हैं, कि जो मतलब अच्छा लगता है उन्हें। तो मेरे पैर कांपते थे, मेरी हार्ट बीट तेज होती थी, चेहरा लाल पड़ता था, हाथ शिविर करते थे, एक स्ट्रॉन्ग एंजाइटी रिस्पॉन्स मेरे अंदर रहता था। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं माइंडसेट की ट्रेनिंग को एंड एनएलपी को लेके। सो ये दोनों के बीच में फर्क क्या है? या ऐसा है कि लोग एनएलपी को माइंडसेट के नाम पे बेच रहे हैं, माइंड पावर ट्रेनिंग के नाम पे बेच रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड के नाम पे बेच रहे हैं, या एनएलपी ही वही सारी चीजें हैं? इसके अंदर में लिंक क्या है और कैसे ये अलग है? तो आई वॉज मेस्मराइज्ड इन दैट इवेंट एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मेरे अंदर एक सीड आया कि मुझे ट्रेनिंग या कोचिंग या इस तरीके की कुछ चीज़ करनी चाहिए। बट द वेरी थॉट, उस सारे सीन में एक चीज जिससे मैं घबरा रहा था कि स्टेज पे जाके बोलना पड़ेगा, दैट वाज माय बिगेस्ट फियर। बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन सो मेनी पीपल, दे क्लेम दैट आई एम दिस दैट, एंड इवन इफ यू जस्ट आस्क देम वन क्वेश्चन और यू जस्ट अपोज देम वंस, कि कई स्पिरिचुअल गुरुज को आप देखते हैं जो कहते हैं कि हम एनलाइटेंड हैं, और आप उनकी एक बात हल्की सी काट दो तो एकदम से उनके अंदर उनका ईगो इन्फ्लेट हो जाता है, एंग्जाइटी उनके अंदर आ जाती है। तो मेडिटेशन क्या है कि ऐसा समझें कि मेडिटेशन पानी को शांत करना सिखाती है और एनएलपी उस पे सेल करना सिखाती है। बहुत बढ़िया सर। कि एनएलपी है तो आप सर्फिंग कर सकते हो, कि वो पानी में कुछ नहीं होगा, आप सर्फिंग करते रहोगे। तो मतलब एंगर आया लेकिन यू कैन मैनेज द एंगर। पूरा वीक हम लोग शांत होते हैं, आप कितना भी गुस्सा दिलाओ, कितना भी कुछ कराओ, वो वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर उसके बगैर मैं मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या बोला तूने? ऐसा कैसे बोला तूने? तेरे को मालूम मैं कौन हूँ? अनफॉर्चुनेटली कई बार बिजनेसमैन सिर्फ स्ट्रेटेजी को करेक्ट करने में लगा रहता है, माइंडसेट गेम पे काम नहीं करता, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करता है। लेकिन आप फॉर्च्यून 500 कंपनीज को देखें, वो अपने स्ट्रेटेजी गेम में भी ऊपर होती हैं, प्लस वो अपने माइंडसेट और वेलबींग गेम में भी बहुत ऊपर होती हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का पॉडकास्ट जबरदस्त होने वाला है। लाइफ में कहीं पे फंसे हो, रुके हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो, लाइफ के अंदर में लिमिटेशंस आ रही है, तो आज इस पॉडकास्ट से वो अंत आने वाला है। मिलाने वाला हूं ऐसी शख्सियत से जिसने मेरी लाइफ में भी बदलाव लाया हुआ है। नन अदर देन डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़, जो एनएलपी के इंडिया के जाने माने कोच है। और सबसे प्यारा चीज अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो सबसे एडमायरेबल जो यूज वर्ड करते हैं उनके लिए, वो है कि इनके जो सेशन में जब जो लग जाते हैं, नो डाउट एनएलपी सीखते हैं, बट उनके प्यार में भी गिर जाते हैं। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच परेश जी फॉर हैविंग मी। सर एक सवाल पूछना चाहूँगा जी, चेले के यूट्यूब में आके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड आई रिमेंबर आई थिंक मेनी मंथ्स अर्लियर वी वर टॉकिंग अबाउट इट, दैट यू हैव दैट energy and everything is there and it should reach people and now you are doing it, so I'm happy. थैंक यू सर। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 2021 में एक शाम को मेरे को एक कॉल आता है कि एक आपके जैसा आदमी है और मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, तुरंत आइए। एंड मैं लिंक में आता हूँ, तो आपका वो 2 दिन का सेमिनार जो होता है, तो उसका सेकेंड डे था। हाँ, एनएलपी फाउंडेशन। तो सेकेंड डे था। मैं कहा मेरे को ये मेरे जैसा कहाँ दिख रहा है? तो मेरे को जिसने भेजा था वो बंदा को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर जब बैठा तो आपका जो टीचिंग का स्टाइल है, जो एनएलपी का है, ऑलमोस्ट मेरा वो सेल्स का साइज सेम था जी। जो डेप्थ आप पकड़ के वहाँ पे कर रहे हो, मैंने पूरा 2 दिन का फाउंडेशन नहीं देखा था, बट डिसीजन लिया सीखना है। तो मैं पहले भी एनएलपी के छोटे मोटे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोर्सेज किए थे, फार्मा में हमारे वहाँ पे कुछ ना कुछ आ ही जाता है, बट जो डेप्थ आपका देखा वहाँ पे एक चीज़ ऐसी आई कि यार कितना सारा चीज़ अलग अलग जगह से सीखना पड़ रहा है, वो एक ही जगह से मिल रहा है। क्योंकि मेरे लिए एनएलपी नया तो नहीं था, राइट, पर आपके पास पहुंचने के बाद जो छोटी मोटी भी जो जानकारी थी, उसका पीछे का द वाई बिहाइंड द वाई मिल रहा था, वो बड़ा था। तो मेरा पहला सवाल आपसे है जी, आप एनएलपी की तरफ कैसे आए? जी, तो मैं चाइल्डहुड में एक बहुत ही स्टेज फोबिक लड़का रहा हूँ। तो हालांकि आज लोग इसको मानने में बड़ा मुश्किल होती है लोगों को, क्योंकि मेरा काम ही है। तो मेरा आई थिंक 6-7 क्लास से एक स्ट्रॉन्ग फोबिया डेवलप हो गया था स्टेज को लेकर के, पब्लिक स्पीकिंग को लेके। तो मुझे अगर स्टेज में या इवन क्लास में भी सबके सामने अगर सपोज न्यूज़ रीडिंग होती थी या कुछ होता था, तो मुझे अगर सामने खड़ा करते थे तो मेरे पैर कांपते थे, मेरी हार्ट बीट तेज होती थी, चेहरा लाल पड़ता था, हाथ शिविर करते थे, एक स्ट्रॉन्ग एंजाइटी रिस्पॉन्स मेरे अंदर
रहता था। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोबिया था मेरा। और आई थिंक मैं 12वीं में था तब मैं एक सेमिनार देखने गया, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे मेमोरी पे, वो था जवाहर रंगमंच अजमेर के अंदर। ओके। तो 600-700 लोग आए हुए थे। तो वहाँ पे उन्होंने अच्छे अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन दिए मेमोरी के और सारी चीज़ें। और एंड में लोगों ने आकर के ऑटोग्राफ वगैरह लिए। और पहली बार मुझे ऐसा पता लगा उस जगह पे कि कोई ट्रेनिंग जैसी कोई चीज़ होती है और ये भी कोई करियर है, या फिर इसमें भी लोग पेमेंट करते हैं, पैसा कमाते हैं, नाम इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है। लोग आके उनके अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी शेयर कर रहे थे कि हमने ऐसे अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया, ये कर लिया। तो आई वॉज mesmerized इन दैट इवेंट एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मेरे अंदर एक सीड आया कि मुझे ट्रेनिंग या कोचिंग या इस तरीके की कुछ चीज़ करनी चाहिए। बट द वेरी थॉट, उस सारे सीन में एक चीज़ जिससे मैं घबरा रहा था कि स्टेज पे जाके बोलना पड़ेगा, दैट वॉज माई बिगेस्ट फियर। तो वहाँ पहली बार मुझे NLP के बारे में पता लगा, क्योंकि उस मेमोरी में वो कुछ उन्होंने नाम पहली बार लिया था NLP के बारे में, और कैसे NLP में कुछ मेमोरी इम्प्रूवमेंट्स भी आप कर सकते हैं विजुअलाइजेशन वगैरह करके। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब NLP मुझे पता लगी। फिर जब वहाँ से थोड़ा थोड़ा और पढ़ता गया तो मुझे पता लगा कि मैं NLP से अपने फोबिया को भी निकाल सकता हूँ। आई कैन एलिमिनेट माई फोबिया। और मुझे सोशल एंजाइटी के भी इशू रहते थे कि मतलब मैं ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं रह पाता था। जितना हो सके मैं आइसोलेशन में, अकेले में रहना मुझे ज़्यादा पसंद था। तो NLP ने मेरी इन दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा मदद करी। तो NLP में कई टेक्निक्स होते हैं, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करने के टेक्निक्स होते हैं, फिर एंजाइटी को मैनेज करने के टेक्निक्स होते हैं। तो उन चीज़ों ने धीरे धीरे मुझे मदद करी कि मैं अपने उन पेन में से बाहर आ सकूं। सो दैट पुश्ड मी कि क्यों ना NLP को और लोगों तक लेकर के जाया जाए। तो शुरुआत मैंने एज अ मेमोरी कोच की थी कि मेमोरी कैसे एनहेंस करते हैं। उसी में मैं कुछ छोटे मोटे NLP के प्रिंसिपल यूज़ करता था। उस समय मैं NLP नहीं पढ़ा रहा था, मगर NLP की कुछ टेक्निक्स अपनी मेमोरी वर्कशॉप्स के अंदर मैं पढ़ाता था, जिससे कि वो मेमोरी वगैरह कैसे, कंसंट्रेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एंग्जाइटी कैसे हैंडल कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले, इन सब चीज़ों पे मैं बात किया करता था स्कूल्स के अंदर। सो वहाँ से बढ़ते बढ़ते NLP को अप्लाई करते करते ऐसा लगा कि ये बहुत पावरफुल टूल है, और मेरी तरह बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनमें शायद पोटेंशियल है कुछ कर गुजरने का, लेकिन वो अंदर कोई डर लेके बैठे हैं, कोई डाउट, कोई लिमिटेशन अंदर लेकर के बैठे हैं, और वो लिमिटेशन उस पोटेंशियल के साथ जस्टिस नहीं होने दे रही है, उसको ग्रो नहीं करने दे रही है। तो क्योंकि मैं ग्रो कर पाया उस लिमिटेशन से बियॉन्ड जा कर के, सो देन आई डिसाइडेड कि मैं NLP को जितने ज़्यादा लोगों तक लेके जा सकता हूँ उतने लोगों तक इसे लेकर के जाऊँगा, सो दैट पीपल कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म, जिनको भी समझ आए, जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें। और मुझे खुशी है कि उस प्रोसेस के अंदर आज ऑलमोस्ट 27 कंट्रीज़ के अंदर हमारे स्टूडेंट्स हैं, NLP प्रैक्टिशनर हैं, 27 कंट्रीज़ के अंदर हैं, कोचेज़ हैं जो NLP को बेस बना करके लोगों को कोच कर रहे हैं। मोर देन 27 कंट्रीज़ तक हम अभी तक पहुँचे हैं। आपने जो बताया कि लोग पोटेंशियल है और रुके हुए हैं, जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा उनमें से मैं एक था। जो 2021 के जो बैच में हम लोग थे, और बड़ी हिम्मत करके वहाँ पे हुए, और सर लाइव वहाँ पे सर्टन टेक्निक्स उनके जो भी पार्टिसिपेंट है उसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं करता हूँ, फिर मैं बोल नहीं, कर डाले थे। सो दैट वाज टाइम व्हेन आई वाज नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन कि मैं जॉब क्विट करूँ और खुद का बिजनेस शुरू करूँ। एंड दूसरा था यूट्यूब चैनल को लेके जो उन्होंने सजेशन दिया था। एंड उस टाइम पे सर्टन एक्सरसाइज हुई, क्लियरिटी मिल गई है, पर एक होता है अभी भी धक्का और हिम्मत नहीं आ रही थी। एंड उस एक्सरसाइज के करीबन एक आध साल हो चुका होगा, और मैं सुबह दिल्ली जा रहा था और सर मेरे को एयरपोर्ट में मिले। आप सोचो, उन्होंने कई हजारों, कई लाखों लोगों को ट्रेनिंग दिया होगा, और मेरे को वहाँ पे बोला, हाथ मिला के बोला, क्या अभी शुरू किया है कि नहीं किया है? एंड दैट वाज टाइम मैं को, यार ये बंदा कैसे याद रख पाता है। तो फिर वहाँ पे आएगा, वो मेमोरी टेक्निक वाला काम तो कर रहा है यहाँ पे। एंड ग्रेस ऑफ गॉड सर, लास्ट ईयर आई टुक अ डिसीजन कि अब खुद का शुरू करना है, एंड स्टार्टेड आवर कंपनी। तो जहाँ पे है HR, सेल्स, मार्केटिंग, IT,
का कंसल्टिंग, कोचिंग और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग शुरू किया, और कोई भी प्रमोशन, कोई भी एक्टिविटी कुछ नहीं किया है, शुरू किया, अपने आप सारी चीज़ें हो रही है। जीरो डाउट रखा है। जो एंजाइटी उस टाइम पे थी और क्वेश्चन में था कि मेरे को मिलेंगे कहाँ से, कस्टमर आएंगे कहाँ से, सब अपने आप आ रहे हैं, सब अपने आप सेट हो रहा है। तो एक चीज़ समझ में आई कि लाइफ के अंदर में आप कितने भी बड़े अर्जुन हो, एक कृष्ण तो चाहिए ही चाहिए। जरूरी है। सर, मेरा दूसरा सवाल है कि एनएलपी के अंदर में ढेर सारे स्कूल ऑफ थॉट है, ढेर सारे कोचिस अक्रॉस इंडिया में है जो डिफरेंट स्टाइल से एनएलपी बताते हो। कोई बोलता है ये वाला एनएलपी सही है, कोई वाला बोलता है ये वाला एनएलपी सही है। इट इज़ लाइक मेरा वाला संभार सही है, ये वाला संभार ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए कुछ शेयर करके एग्जैक्टली अगर एनएलपी करना है तो क्या चीज़ों को ध्यान में रख के शुरू करें? जी, कि सबसे पहले तो आई थिंक अपन एनएलपी शब्द इतनी बार यूज़ किए हैं, क्या पता कोई नया व्यक्ति हो जिसे पता ही नहीं हो एनएलपी क्या है। तो मैं हल्का सा डिस्क्राइब कर दूं कि एक एनएलपी होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि कोडिंग से रिलेटेड है। तो कई लोग बार एनएलपी को उसी से कंफ्यूज कर देते हैं। तो हम जिस एनएलपी की बात कर रहे हैं वो एनएलपी है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब आपका नर्वस सिस्टम, आपकी न्यूरोलॉजी, कि हम लगातार अपने एनवायरनमेंट से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हमारे न्यूरोलॉजिकल फिल्टर्स के जरिए। जो सेंसेस हैं दे आर बेसिकली फिल्टर्स। तो ये हमारे एनवायरनमेंट से डेटा लेते हैं और डेटा लेकर के दे फीड टू आवर कंप्यूटर, एंड देन आवर ब्रेन हमारी पास्ट कंडीशनिंग के बेसिस पे, हमारी पर्सनालिटी के बेसिस पे, बिलीफ सिस्टम, इन सब के आधार पे परसेप्शंस बनाता है, मॉडल्स क्रिएट करता है। तो न्यूरो पार्ट उन मॉडल्स को अंडरस्टैंड करने में हमें मदद करता है। एल का मतलब है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स मतलब लैंग्वेज, दैट हाउ वी आर टॉकिंग एंड हाउ वी टॉक टू आवरसेल्व्स। हम खुद से कैसे बात करते हैं, हम लोगों से कैसे बात करते हैं। वो जो लैंग्वेज है हमारी बात करने की, वो लैंग्वेज से बहुत कुछ आउटपुट क्रिएट किया जा सकता है और बहुत सारी लिमिटेशन भी क्रिएट की जा सकती है। बिकॉज जितना भी हमारा सेल्फ डाउट है, लिमिटिंग बिलीफ है, वो क्या है? वो एक लैंग्वेज ही तो है, जिस भाषा में हम अपने आप से बात कर रहे हैं। तो अगर हमारी टोन हेट्रेड की है, बिटरनेस की है, हार्श है, नेगेटिव है, क्रिटिकल है, अगर ऐसी टोन लेकर के हम अपने आप से बात कर रहे हैं तो हम अपने आप को लिमिट करेंगे। तो लिंग्विस्टिक्स जो है वो लैंग्वेज को कैसे सुधारें, और प्रोग्रामिंग मतलब जो भी हमारे ऑटोमेटिक बिहेवियर्स हैं, जो भी हमारे ऑटोमेटिक पैटर्न्स हैं। तो एनएलपी की मदद से हम अपने आप को डीपली समझ सकते हैं, अपने पैटर्न्स को समझ सकते हैं, उन पैटर्न्स को रीवायर कर सकते हैं, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख सकते हैं। तो बेसिकली थॉट, इमोशंस और फीलिंग्स, इन तीनों को मैनेज करते हुए अपनी इनर लैंग्वेज को बदल करके हम अपने बिहेवियर्स और हैबिट्स को बदल सकते हैं। And ultimately we can change the output that we are creating in our life. This is the fundamental of NLP. बाकी NLP कई लोग सिखाते हैं, सबने अपना अपना वर्जन बनाया है, बट कौन सा सही है कौन सा गलत है वो कह पाना तो मुश्किल है। बिकॉज क्योंकि प्रिंसिपल कोई भी सिखाए, प्रिंसिपल सेम रहेगा। जो टेक्निक का प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन आई थिंक आपको ये देखना चाहिए कि आप कितना रियल लाइफ से कितना जुड़ा हुआ है। कई बार लोग एनएलपी सिखाते हैं, वो किताबों से सिखाते हैं, उसको रियल ज़िंदगी से नहीं जोड़ पाते। तो जैसे एंकरिंग है एनएलपी के अंदर, तो लोग एंकरिंग में सिखाते हैं कि यस कि आपकी इमोशनल स्टेट के साथ में एक ट्रिगर अटैच हो गया है और वो ट्रिगर जब भी फायर होगा तो वो स्टेट रिक्रिएट होगी, राइट। तो और वो पैवलोव एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि उसने डॉग्स लिए और डॉग्स जब भूख लगती थी उन्हें तो वो सीटी बजाता था, उनका सलाइवा निकलता था। फिर बाद में उसने खाना हटा दिया, सामने से खाना रखा ही नहीं, वो खाली बैठे हुए थे और सीटी बजाता है और तो सबका सलाइवा अपने आप आ जाता है। तो इसे एंकरिंग कहते हैं। तो अब एक तो ये तरीका है। अब ये इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा मुझे जो मैं अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकूं। लेकिन यही अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप एंकरिंग बिल्कुल अपनी शुरुआती 3 साल से ही आप एंकरिंग को जानते हैं और आपके ऊपर आपके पेरेंट्स भी एंकरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सी एंकरिंग, क्या मम्मा का टच हमारी एंकरिंग है क्या? ठीक है, वो भी एक प्रकार का एंकर है। जब मम्मा टच करती है आप कंफर्टेबल स्टेट में जाते हैं, तो एंकर का काम करता है। रोता हुआ बच्चा जैसे मम्मा की वार्मथ फील करता है, वो एंकर है।
लेकिन सबसे बेस्ट एंकर हमारा जो है वो है जब हमारी पोटी ट्रेनिंग होती है। तो पोटी ट्रेनिंग में जब बच्चे को सुसु कराते हैं तो मम्मी एक आवाज़ निकालती है, ये टिपिकल आवाज़ है जो पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से चलती होगी। तो उसका वो टॉयलेट करना और वो विसिल दोनों आपस में जुड़ जाती है, क्योंकि पहले शायद डायपर तो थे नहीं, तो वो कहीं बाहर ले जाना है बच्चे को तो मम्मियाँ पहले ये करके उन्हें खाली करवा देती थी। तो दैट वाज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एंकरिंग कि वी आर एंकरिंग। अब ये उसने रियल लाइफ में देखा है, तो रिलेट कर पाता है। रिलेट तो एनएलपी किताबों में नहीं है, एनएलपी जीवन में है, हर जगह है। और जितना ज़्यादा हम उसे अपने आसपास की चीज़ों से जोड़ेंगे उतना ज़्यादा हमें वो याद होगी, इंटीग्रेट कर सकेंगे, लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, क्योंकि फिर वो आपको किताब ही नहीं लगेगी, आपको जीवन से जुड़ी हुई लगेगी कि यार ये जीवन में हो रहा है, हर समय चल रहा है। तो वो ख्याल आपको रखना चाहिए कि जो भी टीचर है वो टीचर बहुत एकेडमिकली आपको पढ़ा रहा है या फिर वो टीचर रियल लाइफ से इंटीग्रेट कर रहा है। दूसरी चीज़, टीचर को खुद को भी देखो कि कोई टीचर है जो आपको कामनेस सिखा रहा है कि हाउ टू बी काम, और खुद एक सवाल पूछने में एंजाइटी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, तो फिर इट डजंट मैटर कि इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग व्हाट यू आर प्रीचिंग देन यू आर नॉट योर प्रोडक्ट। जो आप मेरे ख्याल से सेल्स में भी सिखाते हैं कि यू शुड बी योर प्रोडक्ट, आप ही प्रोडक्ट होने चाहिए, ठीक है, कि आप एग्जाम्पल होने चाहिए प्रोडक्ट का। But unfortunately, I've seen so many people, they claim that I'm this, that, and even if you just ask them one question or you just oppose them once, कि कई ऐसा नहीं होता है। कई स्पिरिचुअल गुरुज को आप देखते हैं जो कहते हैं कि हम एनलाइटेंड हैं, और आप उनकी एक बात हल्की सी काट दो तो एकदम से उनके अंदर उनका ईगो इन्फ्लेट हो जाता है, एंग्जाइटी उनके अंदर आ जाती है। तो वो क्लियर कट इंडिकेशन है कि मे बी दे अंडरस्टैंड इट कंसेप्चुअली बट दे हैव नॉट इंटीग्रेटेड, इट इज़ नॉट इन देयर एक्सपीरियंस। और कंसेप्ट और एक्सपीरियंस दो अलग चीज़ है। फर्स्ट नेचर नहीं बना उनका। यस, कि मैं अगर स्विमिंग पे किताब पढ़ लूँ तो वो मेरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगर मैं कूदा नहीं हूँ और वहाँ नहीं तैर सकता हूँ तो यानी कि वो मेरे एक्सपीरियंस के अंदर नहीं है। तो बहुत से लोगों को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, उन ट्रेनर्स को, तो आपको पता लगेगा कि दे हैव द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बट दे हैव नॉट इंटीग्रेटेड इट इन देयर एक्सपीरियंस। तो जो अनुभव में आने वाली बात है वो बहुत अलग बात होती है। सर, जो आपने अभी शेयर किया कि एनएलपी प्रैक्टिशनर का लाइक प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग के अंदर में होता है तो ज़्यादा बेटर होता है, और ये मेरा खुद का भी मानना है। एंड मैंने कई जगह पे, बिकॉज ट्रेनिंग में रहा हूँ तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लेता रहता हूँ, लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहा है, और ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी रहा है कि कई बार जो सिखा रहे हैं वहाँ पे उनका कंट्रोल नहीं रह रहा, पर कहीं कहीं मैंने कोई एक फीलिंग ये भी आती है कि जो आपने जो कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं, स्पेशली एनएलपी एंड मेडिटेशन, ये थोड़ा सा ज़्यादा वर्क कर रहा है कंपेयर टू जस्ट मैं सिर्फ एनएलपी के कुछ जार्गन्स ले रहा हूँ या एनएलपी की ट्रेनिंग लिया, टेक्निक ले लिया और मैं सर्टिफिकेट ले रहा हूँ। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि एनएलपी और जो मेडिटेशन आप वहाँ पे कराते हो, इसका कॉम्बिनेशन कैसे काम कर रहा है और ये एक इंडिविजुअल आदमी को क्या बेनिफिट दे पा रहा है? देखिए, आप कोई भी जैसे एक रेसिपी लें हम, ठीक है, किताब में एक रेसिपी बनी हुई है तो सेम स्टेप्स हैं, लेकिन अगर 5 अलग अलग लोग उसको फॉलो करेंगे तो टेस्ट अलग निकलेगा। हाँ। तो बात सिर्फ कंटेंट की नहीं होती, आपका खुद का भी तो एक पर्सनालिटी है जो उस कंटेंट के साथ में जाता है, आपके खुद की भी कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो क्योंकि आई एम डीपली स्पिरिचुअल, मेरा दिमाग बहुत क्यूरियस रहता है, तो मैं मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, इन सब चीज़ों में, इस एरिया में हमेशा काम करता रहता हूँ। तो क्योंकि वो समझ मुझे है और मैं एनएलपी को भी समझा, इस वजह से दोनों को मैं इंटीग्रेट करके चलता हूँ। तो मेडिटेशन क्या है कि ऐसा समझें कि मेडिटेशन पानी को शांत करना सिखाती है और एनएलपी उस पर सेल करना सिखाती है। बहुत बढ़िया सर। कि एनएलपी है तो आप सर्फिंग कर सकते हो, कि वो पानी में कुछ नहीं होगा, आप सर्फिंग करते रहोगे। तो मतलब एंगर आया लेकिन यू कैन मैनेज द एंगर। मेडिटेशन थोड़ा और डीपर लेवल पे काम करती है कि मेडिटेशन आपके अंदर वो स्टिलनेस की स्पेस ही क्रिएट कर देती है, सो देयर इज़ नो एजिटेशन, सो मे बी यू डोंट इवन नीड द कंट्रोल बढ़ जाता है आपका। यस, बिकॉज हमारा जो एग्जिस्टेंस है, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो एक है बॉडी, एक लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस बॉडी है, फिर बॉडी के अंदर एनर्जी सिस्टम है,
जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है हमारी, जिसकी वजह से पूरी बॉडी चल रही है। तो अगर हम एक कैमरा है या टीवी है, मोबाइल है, इसमें से बैटरी निकाल दें तो बॉडी का कोई मीनिंग नहीं नहीं है। है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बैटरी इज नॉट पार्ट ऑफ द mobile. Battery is also part, because it won't make any sense if the battery is not there. So we also have the entire energy system जो कि circulate हो रहा है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो we can say that one is our physical matter body, then we have energy body, the energy is running the show, then third is our mind, the third existence is mind. माइंड में क्या चीज़ें हैं? माइंड में हमारे थॉट्स हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी मेमोरीज हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, टेंडेंसीज हैं हमारी, जो हमारी इनेट पर्सनालिटीज़ हैं, जो जस्ट हमें पैदा होने की वजह से जो पर्सनालिटी मिल गई हैं, वो टेंडेंसीज जिन्हें कहते हैं, वो सब चीज़ें मिल करके हमारा माइंड बन गई हैं। तो थर्ड लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस हमारा है जो माइंड के स्तर पे है। तो इवन जो हमारा ईगो है और जो सेंस ऑफ सेल्फ है, वो भी माइंड के स्तर पे काम कर रहा है। फिर चौथा हमारे पास में जो एग्जिस्टेंस है वो है इंटेलेक्ट, बुद्धि। बुद्धि का रोल ये है कि वो डाइसेक्ट कर सकती है, एनालाइज कर सकती है, कंपेयर कर सकती है, लॉजिक, सिंथेसिस, मैथमेटिक्स, ये सब बुद्धि का काम है। तो बुद्धि वहाँ पहुँच सकती है जहाँ पे हमारे सेंसेस नहीं पहुँच सकते। जहाँ हमारा माइंड नहीं पहुँच सकता, वहाँ भी हमारी बुद्धि पहुँच सकती है। लॉजिक एंड एनालिसिस, लॉजिक एंड एनालिसिस से आप देखें कि आई थिंक आज से कई सौ साल पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन में ये प्रिडिक्ट किया कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज़ होगी इस यूनिवर्स के अंदर। और फिर बाद में, उसके मरने के बाद में, पीपल कुड एक्चुअली ऑब्जर्व कि जो इक्वेशन में लिखा था वो सच है। तो यानी कि जो मैथमेटिक्स है वो वहाँ पहुँच गई जहाँ पे कोई भी सेंस नहीं पहुँच पाया था, कोई ह्यूमन ऑब्जर्वेशन नहीं पहुँच पाई थी। वहाँ मैथमेटिक्स आपको सेंसेस से बहुत पहले प्रोग्रेस करवा सकती है, बहुत आगे लेकर के जा सकती है। तो ये भी एक लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस हमारा है जो कि बुद्धि के स्तर पे है। और पांचवा हमारा जो सबसे डीपेस्ट लेयर है वो है अवेयरनेस की, कॉन्शियसनेस की। कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो बॉडी भी है, माइंड भी है, बुद्धि भी है, एनर्जी भी है, लेकिन हमारे अंदर ये सेंस भी है कि ये सारी एक्टिविटी कहाँ पे चल रही है। ये पूरी एक्टिविटी अवेयरनेस में चल रही है कि हमारी अवेयरनेस में बॉडी की एक्टिविटी भी है, एनर्जी की भी है, माइंड की भी है और बुद्धि की भी एक्टिविटी है। पीछे हमने किया, काम भी कुछ चल रहा है। देयर इज अ विटनेस, जो बुद्धि क्या बोल रही है उसे सुन भी रहा है, जो विजुअल आ रहे हैं अंदर, माइंड क्या कर रहा है उसे देख भी रहा है, बॉडी को फील भी कर रहा है, प्रेशर को फील भी कर रहा है। सो देयर इज अवेयरनेस, जिस अवेयरनेस में सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो एनएलपी कहाँ काम करती है? एनएलपी सिर्फ माइंड लेवल पे काम करती है। इस पूरे पार्ट में जो माइंड का स्तर है वहाँ पे एनएलपी काम करेगी आपकी। और क्योंकि माइंड और बॉडी जुड़े हुए हैं तो कुछ स्तर तक एनएलपी जो है वो आपकी बॉडी में भी मदद करती है डिजीज़ को मैनेज करने में, सफरिंग रिलेटेड चीज़ें जो डिजीज़ के साथ में आती हैं उसके अंदर। तो आई हैव मेनी पेशेंट जो कैंसर से गुजर रहे थे और वो कीमो से जा रहे थे, बट क्योंकि वो साथ में एनएलपी भी अप्लाई कर रहे थे, इस वजह से वो जो साथ में सफरिंग और एंग्जाइटी जो जुड़ी हुई थी वो उन्हें फेस नहीं करनी पड़ी, जिसकी वजह से वो उस पेनफुल प्रोसेस से इजीली निकल सके और ज़्यादा फास्ट उनकी रिकवरी हुई। तो माइंड और बॉडी भी जुड़े हुए हैं इस वजह से। इसके लिए मेडिटेशन आपको अवेयरनेस में स्थित करना सिखाती है। दैट यू, अभी हम कहाँ स्थित हैं? अभी हम लोग स्थित हैं माइंड के अंदर या बॉडी के अंदर स्थित हैं, कभी कभी बुद्धि में स्थित हैं। तो जब मैं कहता हूँ कि मैं आज अच्छा लग रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कौन है? मैं किसको मैं बोल रहा हूँ? माइंड है, बॉडी किसको शरीर को अच्छा बोल, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे आपने मैं को कहाँ पे स्थित किया है? आपने मैं को शरीर पे स्थित किया है। फिर जब आप कहो कि मुझे आज अच्छा लग रहा है या फिर मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, तो जब मैं फील कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कौन बन गया? माइंड बन गया। जब आपने कहा मैं बहुत होशियार हूँ, तो यहाँ पे मैं कौन है? बॉडी होशियार है, माइंड होशियार है या बुद्धि होशियार है? तो अब आप कहाँ स्थित हो गए? आप बुद्धि में स्थित हो गए। ठीक है। और जब आप ये कहते हैं कि सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ हूँ, इजनेस, तब आप अवेयरनेस में ग्राउंडेड हो, कॉन्शियसनेस में ग्राउंडेड हो। तो मेडिटेशन ग्राउंड्स यू in the consciousness, not in your body, not in your mind. You are not identified with ego, mind, intellect, body. You're simply resting or grounded in consciousness. So meditation जो है या फिर mindfulness जो है वो सीधा आपको उस stillness में ले जाती है, so that you don't have to surf. But वहाँ तक पहुँचने में it takes time.
बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ ट्रिगर्स। हम दुनिया में ट्रिगर से भरे पड़े हैं, तो वो वेव उठेगी बार बार, ठीक है। तो उसमें अपने आप को स्टिलनेस में रखना, वहाँ तक पहुँचना ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। NLP से माइंड को मैनेज करना थोड़ा ईजियर है। तो इस वजह से मैं NLP को भी रखता हूँ और कुछ पार्ट मेडिटेशन का भी रखता हूँ, ताकि जो मॉडर्न ह्यूमन है वो अपनी लाइफस्टाइल और बिजीनेस जो है उसके अराउंड दोनों चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकें। आपने जो शेयर किया ना मेडिटेशन को लेके, मैं उससे अभी कोरिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ कि मैं खुद मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग देता हूँ, एंड उसके अंदर में हमारा एक स्टैंडिंग मेडिटेशन होता है, जैसे वो ज़ांग ज़ुआंग बोलते हैं। तो पूरी जब मार्शल आर्ट की पूरी प्रैक्टिस होती है, 2 घंटा 3 घंटा प्रैक्टिस किया है, तो एक पूरी एक रेज निकलती है, एक पूरा गुस्सा बाहर आ रहा होता है, एक पूरा आपका एड्रेनल शूट होके बैठा होता है। और फिर उसके बाद जब स्टैंडिंग मेडिटेशन करते हैं हम लोग, आधा घंटा 45 मिनट खड़े खड़े सो ही गए हैं, ऐसा समझ लें कि वो वाला पे हाल। बट उसके बाद जब होता है, पूरा वीक जब जा रहा है, पूरा वीक हम लोग शांत होते हैं। आप कितना भी गुस्सा दिलाओ, कितना भी कुछ कराओ, वो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर उसके बगैर मैं मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या बोला तूने, ऐसा कैसे बोला तूने, तेरे को मालूम मैं कौन हूँ, ये वाली चीज़ें उठ के बाहर आ जाती है। तो अब मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि अगर मैं मेडिटेशन साथ साथ में लेके चलता हूँ, तो मैं शायद 1+1 11 का कॉम्प्लीमेंट्री ले रहा हूँ, रादर देन जस्ट मैं 1+1 2 करने के चक्कर में रहूँगा। मेरा यहाँ पे नेक्स्ट सवाल ये है कि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं माइंडसेट की ट्रेनिंग को एंड NLP को लेके। सो ये दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? या ऐसा है कि लोग NLP को माइंडसेट के नाम पे बेच रहे हैं, माइंड पावर ट्रेनिंग के नाम पे बेच रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड के नाम पे बेच रहे हैं, या NLP ही वही सारी चीज़ें हैं? इसके अंदर में लिंक क्या है और कैसे ये अलग है? कुछ हद तक माइंडसेट इज पार्ट ऑफ NLP ओनली। व्हाई? बिकॉज जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं माइंडसेट, तो अगर इसको ध्यान से देखें, माइंडसेट मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइंडसेट? पैटर्न। तो माइंडसेट की जब हम बात कर रहे हैं, तो माइंडसेट का मतलब है योर आइडेंटिटी, कि आपके अंदर से सेल्फ इमेज क्या है, योर आइडेंटिटी, योर बिलीफ सिस्टम्स, कि आप अंदर कौन सी मान्यताएं भर के बैठे हो, योर वैल्यूज़, कि आपकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, क्या चीज़ आपके लिए सिग्निफिकेंस रखती है, क्रिएटिविटी, फ्रीडम, लव, फैमिली, रिस्पेक्ट, तो आपकी वैल्यू क्या है, राइट? तो आपकी आइडेंटिटी, आपकी बिलीफ सिस्टम्स और आपकी वैल्यूज़ और आपकी कुछ पास्ट कंडीशनिंग जो आप लेकर के बैठे हो, यही तो आपका माइंडसेट है। और क्या है माइंडसेट? दिस इज माइंडसेट, राइट? जो आपने एक्यूमुलेट किया है, जो कि अब एक क्रिस्टलाइज हो गया है आपके अंदर। तो NLP में जो न्यूरो पार्ट है और प्रोग्रामिंग पार्ट है, इट इज़ बेसिकली डीलिंग विद दैट ओनली। जस्ट कहने के तरीके अलग हैं, बस, दैट्स इट। तो इट इज़ इंक्लूडेड इन NLP ओनली, सो दे आर पार्ट ऑफ NLP, वेदर यू कॉल इट माइंडसेट और you call it, many people call it subconscious reprogramming. तो yes, because belief system subconscious में है ना आपके, they are in your subconscious, आपके identity आपके subconscious में है, राइट? तो ये आपकी जो पास्ट की कंडीशनिंग है, आपके चाइल्डहुड के पैटर्न्स जो अंदर पड़े हुए हैं, कई बार हमारे चाइल्डहुड के अनरिलीज पैटर्न्स हैं, ट्रॉमा, ये सब सबकॉन्शियस में पड़े हुए हैं। तो आप सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ कि सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग एक एक्टिविटी हो गई, NLP वो टूल हो गया जिस टूल को यूज़ करते हुए हम सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करेंगे। तो जस्ट दैट, उतना ही डिफरेंस है। सर, अलग अलग टेक्निक्स होती है, जैसे सब मोडालिटीज़ है, रीफ्रेमिंग है, एंकरिंग है। तो एक बिगिनर है जो अभी NLP का बेनिफिट लेना चाहता है या अभी जो वीडियो देख रहा है, तो ऐसी कोई टेक्निक आप शेयर कर सकते हैं जो उसको इंस्टेंट कोई फ़ायदा दिला सकती है? यस, NLP में ख़ास बात यह है कि कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं NLP में जो, जिन्हें मैं मैगी टेक्निक बोलता हूँ, कि जो 2 मिनट में काम कर जाती हैं, राइट? तो एक बहुत अच्छी टेक्निक है एज इफ़ टेक्निक, इसको हम बोलते हैं। एज इफ़ का मतलब माना कि, अपने आप को मानते हुए। तो सपोज़ आपको एंग्जाइटी आ रही है और आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है, आपकी ब्रीदिंग शैलो हो गई है, बॉडी शिविर कर रही है, तो आप एक किसी भी प्रकार की नेगेटिव स्टेट में हो। आप ज़रूरी नहीं सिर्फ एंग्जाइटी, आपको डर लग रहा है या फिर आप जेलस फील कर रहे हो, इनसिक्योर हो अंदर से, किसी भी हर्ट फील कर रहे हो, कोई भी नेगेटिव इमोशन अगर आप अंदर महसूस कर रहे हो, तो उस नेगेटिव इमोशन को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें हमेशा 3-4 चीज़ें उसमें हमेशा मिलेंगी। सबसे पहली आपका पोस्चर,
जब आप डिप्रेस फील कर रहे हो आपकी बॉडी श्रिंक करेगी, डर लग रहा है बॉडी श्रिंक करेगी, शोल्डर डाउन हो जब आप जाएंगे। खुश हो बॉडी एक्सपेंड होगी। तो जब भी आप एक नेगेटिव एक्सपीरियंस में हो तो ज़्यादातर आप एक श्रिंकिंग एक्सपीरियंस के अंदर जाने लगोगे। सो आपके पोस्चर चेंज होगा। सेकंड, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होंगे। आप देखते हैं कई लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो जेलस फील करते हैं हमारी सक्सेस से। अब वो चेहरे पे वो छुपा नहीं पा रहे, बोल तो रहे अच्छी बात है, लेकिन हम कहते हैं ना कि उसके चेहरे पे दिख गया था मुझे। क्यों? क्योंकि जो आपका इंटरनल स्टेट है वो फेस पे आएगी, आंखों पे आएगी, उससे आप बचा नहीं सकते हो। वो पास्ट की प्रोग्रामिंग है हमारी, वो आएगा ही आएगा। अनटिल एंड अनलेस यू आर अ पोकर फेस। पोकर फेस बंदा वो होता है जो चेहरे पे नहीं आने देता, वो फेक कर सकता है, या फिर एक्टर जो झूठा ला सकता है। बाकी अदरवाइज एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए वो छुपा नहीं सकता, वो चेहरे पे आएगा। तो बॉडी में आएगा, पोस्चर में आएगा, फेशियल एक्सप्रेशन पे आएगा, ब्रीदिंग पे आएगा। कई बार आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति एंजाइटी में है उसकी बॉडी ठीक लग रही है लेकिन आवाज कांपने लगती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। हाँ, ब्रीदिंग, वो आवाज क्यों कांप रही है? क्योंकि ब्रीदिंग उसकी तेज हो गई, तेज और शेलो। फास्ट ब्रीथ करने लगता है, छोटी सांस हो जाती है आपकी। तो स्टेट हमेशा बॉडी से रिलेटेड है, फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, आपकी सांसों से जुड़ी हुई है, और साथ में कुछ अंदरूनी आवाजें भी साथ में जुड़ी होती है। अब मेरा क्या होगा, मैं हार गया तो, मैं फेल हो गया तो, मैं रिजेक्ट हो गया तो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर चलेंगी। सो ये 4 चीज़ें जुड़ी हुई हैं किसी भी स्टेट के साथ में। तो अगर हम इन 4 चीज़ों पे काम करवा दें व्यक्ति को तो वो इमीडिएटली अपनी स्टेट बदल सकता है। तो जिस भी व्यक्ति को इमीडिएटली अपनी स्टेट बदलनी है, तो सपोज़ आप अगर एंजाइटी में हो, फियर में हो, तो आपको आउटपुट स्टेट है रिलैक्सेशन की। आपको रिलैक्सेशन में जाना है तो आपको अपने आप से क्या कहना है, एज इफ़ आई एम रिलैक्स्ड। माना कि अगर मैं रिलैक्स्ड हूँ तो मेरी बॉडी कैसी होगी, तो देन क्या करो, बॉडी को एज इफ रिलैक्स्ड, कि रिलैक्सेशन में मेरी बॉडी का पोस्चर क्या होता है, उस पोस्चर में चले जाओ। तो रिलैक्सेशन में पोस्चर क्या है कि मेरे कंधे लूज हो गए हैं, नेक मेरी बिल्कुल रिलैक्स्ड है, चेस्ट मेरा रिलैक्स्ड है। फिर बाद में फेशियल एक्सप्रेशन एज इफ आई एम रिलैक्स्ड, मेरा चेहरा ऐसा बना लो जैसे कि मैं रिलैक्स्ड हूँ। तो बॉडी एज इफ आई एम रिलैक्स्ड, फेशियल एक्सप्रेशन एज इफ आई एम रिलैक्स्ड, देन ब्रीदिंग एज इफ आई एम रिलैक्स्ड। अगर मैं अभी रिलैक्स्ड होता तो मेरी ब्रेथ कैसी होती, तो यानी कि मेरी ब्रेथ अब डीप इनहेल होगी, स्लो एक्सहेल होगा। तो बॉडी रिलैक्स्ड हो गई, फेशियल एक्सप्रेशन रिलैक्स्ड हो गया, ब्रीदिंग रिलैक्स्ड हो गई। और अब रिलैक्सिंग टोन में अपने आप से अंदर कहना है, जोर से नहीं बोलना है, मन में कहना है, माई नेम इज़ दिस एंड आई एम रिलैक्स्ड, माई नेम इज़ दिस एंड आई एम रिलैक्स्ड, माई नेम इज़ दिस एंड आई एम रिलैक्स्ड। फिर से अपने आप को याद दिलाओ, माई बॉडी इज़ रिलैक्स्ड, माई ब्रीदिंग इज़ रिलैक्स्ड, माई फेशियल एक्सप्रेशन आर रिलैक्स्ड, एंड माई नेम इज़ दिस एंड आई एम रिलैक्स्ड। Within 1 minute you try and you will be totally relaxed because it will reset your nervous system. आपके नर्वस सिस्टम में जो एक्साइटेशन आई हुई थी ये उस एक्साइटेशन को कम्प्लीटली रिवर्स कर देगा, रिसेट कर देगा। वेरी सिंपल टेक्निक, बट कभी भी कितनी भी बार दिन में अप्लाई करो, वेन एवर यू आर बिकमिंग रिएक्टिव यू कैन अप्लाई दिस एंड यू विल स्टार्ट बिकमिंग रिलैक्स। ये कोई ट्रिक नहीं है, एक्चुअल नर्वस सिस्टम रिसेट होगा बिकॉज यू आर कम्प्लीटली चेंजिंग द फिजियोलॉजी टू चेंज योर इंटरनल स्टेट। तो ये वही वाला हो जाता है कि परिस्थिति और मनस्थिति साथ साथ में चल रही है। तो मनस्थिति ठीक किया तो परिस्थिति चेंज हुई, और परिस्थिति को ऑब्जर्व किया तो वापस मनस्थिति पे काम किया, तो वैसा वर्षा का खेल बन जाता है। बट मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में आ ही गया हूँ और पता ही नहीं है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। यहाँ पे फिर NLP का रोल क्या आएगा और कैसे वो हेल्प कर सकती है डिप्रेशन के स्टेट से बाहर निकलने में और वापस बाहर आने में? देखिए, NLP डिप्रेशन में काम करती है। आई हैव मेनी स्टूडेंट्स जो इसमें से बाहर आए हैं। हमारे बैच के ही कुछ एग्जाम्पल थे। यस, तो हर बैच में कोई ना कोई एग्जाम्पल है जो कोई 8-10 साल के डिप्रेशन से बाहर आया। गोलियां धीरे धीरे, मैं एकदम से बंद करने को कभी नहीं कहता, लेकिन धीरे धीरे ऐसे लोग हैं जिनकी गोलियां बंद हुई, सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा कोई डायरेक्ट टेक्निक नहीं बता सकते कि NLP में ऐसा नहीं कि ये टेक्निक है जो आपने लगा दी तो डिप्रेशन पे काम हो जाएगा। और इनफैक्ट NLP का कोई भी टेक्निक डायरेक्टली डिप्रेशन पे काम नहीं करता है। NLP किस तरीके से काम करती है, सबसे पहले तो कई बार आप अगर डिप्रेशन में गए तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन की वजह कोई पास्ट का ऐसा इंसिडेंस है आपका जिस इंसिडेंस को आपने प्रोसेस नहीं किया है। कोई ट्रोमेटिक है, कोई अब्यूज़ है, या फिर कोई बैड एंकर आपने ले लिया है जिसकी वजह से
आप उस डिप्रेशन की स्थिति के अंदर गए हो, तो पहले तो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी आइडेंटिफाई दैट व्हाट वाज द कॉज, वो क्यों ऐसा हुआ कि व्यक्ति, कई बार लोग शॉक में आने की वजह से भी चले जाते हैं। कुछ कुछ केसेस में पता भी नहीं चलता कि क्या है, मगर कई केसेस के अंदर पता चलता है कि कहाँ से वो आने लगा। तो एनएलपी में जैसे टाइमलाइन थेरेपीज़ होती हैं, फिर एनएलपी में पास्ट मेमोरीज़ को रिलीज़ करने की टेक्निक्स होती हैं। अच्छा, एनएलपी में डी एंकर की टेक्निक्स होती हैं कि कई मैंने ऐसे लोग देखे जो जब लोगों के साथ में है तो बिल्कुल खुश हैं, लेकिन जैसे उन्हें अकेला छोड़ा सडनली वो सिंक होने लगते हैं अकेले में। तो उनके जो ट्रिगर्स हैं, लोनलीनेस उनका एक ट्रिगर बनी हुई है, तो उन ट्रिगर्स को कैसे डी एंकर किया जाए, देन मूड को कैसे मैनेज कर लिया जाए कि इवन पहले तो जैसे एजिफ टेक्निक अप्लाई करके थोड़ा सा अपनी पोस्चर को चेंज करके, ब्रीदिंग को चेंज करके थोड़ा सा अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट कर लिया जाए और बाद में फिर बाकी की एक्टिविटी किए जाए। क्योंकि एज इफ टेक्निक से डिप्रेशन ठीक नहीं होता है, मगर उस मोमेंट में आपको थोड़ा उसे मैनेज करना, एंकर शिफ्ट करने में मदद कर मैनेज सकता करने है। में आ जाता है। देन स्विच टेक्निक्स हैं जो आइडेंटिटी शिफ्ट करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति आइडेंटिटी ही ले लेता है, आई एम डिप्रेस। तो जब आप आइडेंटिफाई कर जाते हो ना किसी भी चीज़ से, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि आपके सबकॉन्शियस ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इस रोल में जीऊँगा, ये मेरा रोल है। वो हार्मोन का ट्रैप में रहना तो वो पसंद है। उस रोल में फिर वो जीने लग जाता है। तो वो आइडेंटिटी से भी उसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो डिप्रेशन सिर्फ एक साइकोलॉजिकल पार्ट नहीं है, डिप्रेशन का बायोलॉजिकल बेसिस भी है कि कई बार आपका सेरोटोनिन, डोपामिन जो फील गुड हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन मूड रेगुलेट करने के काम में आता है, डोपामिन आपको फील गुड देता है। तो कई बार आपका ब्रेन जब इनफ न्यूरोट्रांसमीटर्स बना ही नहीं रहा है, सो हो सकता है कि आप सब कुछ अचीव कर रहे होंगे बट यू डोंट फील हैप्पी एट ऑल, बिकॉज जो आपकी बायोकेमिस्ट्री है वो बायोकेमिस्ट्री कम्प्लीटली डिप्लीशन के अंदर चली गई है। तो समटाइम वी हैव टू वर्क ऑन बायोकेमिस्ट्री एज वेल, कि बायोकेमिस्ट्री पे भी थोड़ा काम करना पड़ता है। बट रिवर्सिबल है, मैनेजेबल है, और हालांकि हीलिंग एक जर्नी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 100% इसमें से बाहर आ गया, बट आप उसमें से बाहर आ सकते हैं। फिर कभी कभार हो सकता है कि आप वापस थोड़ा सा स्लिप हो, लेकिन यू कैन कम आउट ऑफ इट अगेन। सर, मेरा मेजॉरिटी डीलिंग होता है जो बिजनेसमैन है उनके साथ में आता है, और कई उनके हर्डल्स होते हैं, थॉट प्रोसेस को लेके भी हर्डल होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को लेके भी हर्डल होते हैं। देयर आर सर्टन पीपल, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए। सर्टन पर्सन्स को पता ही नहीं होता है कि वो जो रजिस्ट कर रहा है वो ईगो में कर रहा है, एक्चुअली उसको मालूम है कि मैं सही ही बोल रहा हूँ। तो ये सारे उनके थॉट के जो बैरियर्स हैं जहाँ पे बना हुआ है। एक बिजनेसमैन अगर एनएलपी सीखता है तो कहाँ कहाँ उसको फ़ायदा मिल सकता है, कहाँ कहाँ वो बदलाव ला सकता है? यस, बिकॉज आपने जब कहा बिजनेसमैन तो मतलब है तो वो मैन ही, यानी ह्यूमन, यू वी आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, राइट। मेरा कॉन्टेक्स्ट बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट है। यस। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, और जहाँ पे भी ह्यूमन बीइंग है मतलब वहाँ पे माइंड है, वहाँ पे टेंडेंसीज हैं, वहाँ पे बिलीफ सिस्टम्स हैं, वहाँ पे कंडीशनिंग है, वो सारी चीज़ें उसके पास में हैं। तो इसका मतलब एनएलपी अप्लाई हो सकती है। तो बिजनेसमैन कहाँ यूज़ कर सकता है? सबसे पहली चीज़ तो बिजनेसमैन खुद पे एनएलपी को यूज़ कर सकता है, बिकॉज ये कहा जाता है कि कभी भी बिजनेसमैन की ग्रोथ से ज़्यादा तेज़ी से उसका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकेगा। तो हम देखते हैं कई लोग ज़ीरो से उठते हैं, एक लेवल तक पहुँचते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कभी आगे नहीं बढ़ते, राइट। तो यानी कि कुछ तो था उनमें कि उन्होंने जीरो से एक लेवल तक पहुँचे, लेकिन आगे फिर क्यों नहीं पहुँच पाए? क्योंकि एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक पॉइंट के बाद में आकर के वो खुद पे काम करना बंद कर देते हैं, अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। आपने कहा ना कि जैसे कि मैं हमेशा लगता है कि मैं सही हूँ, और फिर एक पॉइंट के बाद आके आपके आसपास लोग भी ऐसे हो जाते हैं जो हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो यस मैन कल्चर भी है। तो यस मैन कल्चर, तो उस वजह से भी व्यक्ति ये देख नहीं पाता कि मेरे जो बिलीफ हैं उनको रिवायर करने की ज़रूरत है या नहीं है।
तो एक बिजनेसमैन खुद के लिए यूज़ कर सकता है नंबर 1 अपनी इमोशनल स्टेट्स को मैनेज करने के लिए, बिकॉज आप जब अपने इमोशंस को अच्छे से समझोगे तो आपकी जो लीडरशिप है, आपकी जो टीम है, उन सब के इमोशंस को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो, एंड देन यू कैन क्रिएट अ वेरी गुड लविंग कंपैशनेट कल्चर, एक कंपैशन का कल्चर और एक वेलनेस का कल्चर आप अपनी कंपनी के अंदर बना सकते हो। तो फर्स्ट NLP क्योंकि इमोशनल मैनेजमेंट में मदद करती है, और इमोशनल मैनेजमेंट लीडरशिप का एक बहुत बड़ा की फैक्टर है कि एक बड़ा लीडर हमेशा इमोशनली इंटेलिजेंट होगा, तो वहाँ पे आपको NLP मदद करेगी। सेकंड, NLP आपको पर्सनालिटी टाइप्स में मदद करती है, आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स में मदद करती है। जैसे हम PIP का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स, कि टोनी रॉबिन्स बहुत अच्छे से इस पे बात करते हैं कि 6 प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स है हमारी। सिक्योरिटी है, देन वैरायटी है, देन ग्रोथ है, कंट्रीब्यूशन है, सिग्निफिकेंस है, लव एंड कनेक्शन है। तो ये नीड्स हैं हमारी। तो अगर मैं अपनी नीड्स को बहुत अच्छे से समझता हूँ और मेरे एम्प्लॉयज़ की नीड्स को बहुत अच्छे से समझता हूँ, तो मैं बहुत अच्छे इंसेंटिव जो हैं बेटर तरीके से प्लान कर सकता हूँ। तो सपोज़ कि अगर मेरा एम्प्लॉई है, उसका सिग्निफिकेंस अगर उसकी नीड है, तो जितने भी सिग्निफिकेंस वाले हैं उनका असेसमेंट करके रखो। अगर आपकी 100 की टीम है तो सपोज 20 लोग सिग्निफिकेंस वाले हैं, तो सिग्निफिकेंस वालों को आप अगर पैसे का बोनस दोगे, वो उसमें नहीं उसको मजा आने वाला है। उसको सबके सामने बुला करके एक अवार्ड दो, सम्मान दो, उसको अपनी मैगजीन के फ्रंट पे उसका कुछ फोटो डलवाओ, वो उसके लिए फार बिगर चीज है। वो पैसे खर्च करके ऐसी चीज करना चाहता है। आज आप देखें कई लोग पैसा खर्च करके किसी मैगजीन के कवर पे आने का प्रयास करते हैं, राइट। आज so many things people are doing just to get significance के लिए। जो वैरायटी वाला है उसको नयापन दो, कि कहीं घूमने भेज दिया, कुछ नई चीज़ उससे करवाई, तो वो है। लव इन कनेक्शन वाला अगर है तो लव इन कनेक्शन वाले को ये चाहिए कि ग्रुप एक्टिविटीज़ कितनी हो रही हैं, उन ग्रुप एक्टिविटीज़ में उसको लीडर बना दो कि आप इस पूरी कम्युनिटी को चलाना, आप इसको संभालना, उसको वो रोल दे दो आप। तो आप जनरली लोग क्या करते हैं, सेम रिवॉर्ड सबके लिए, सेम रिवॉर्ड सब लोगों को सेम तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकता है। So you apply the concept of pre-installed psychological need in your reward and motivation system जो आप अपनी टीम के लिए क्रिएट करते हैं। Then personality type में विजुअल पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ऑडिटरी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं, और ऑडियो डिजिटल पर्सनैलिटीज़ होती हैं। So you can apply the concept of personality types as well। तो जो बंदा विजुअल है वो उसको क्रिएटिव काम में लगाओ। अगर विजुअल बंदे को आपने टेलीकॉलिंग में लगा दिया, वो थोड़ी सी बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो अच्छे से कस्टमर से रिलेशनशिप ही नहीं बनाएगा। लव एंड कनेक्शन वाले बंदे को लगाओ टेलीकॉलिंग के अंदर, वो सबसे रिलेशन बना लेगा। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो देखते होंगे कि आपकी टीम में कुछ लोग होते हैं जिससे कस्टमर बात करना चाहते हैं, जिससे जुड़े रहना चाहते हैं, कि जो मतलब अच्छा लगता है उन्हें, जिनके ऑफिस में भी रिलेशन अच्छे हैं सबके साथ है, बिकॉज दे आर लव एंड कनेक्टेड पीपल, राइट। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरे कौन से एम्प्लॉय का बेसिक कोर क्वालिटी क्या है, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, और प्लस उसका पर्सनैलिटी टाइप क्या है। अब ऑडिटरी पर्सन है, उसको बोलना, बात करना, उसे कोई सुने, वो किसी को सुने, उसे पसंद आता है। ऐसा बंदा अगर कॉलिंग में है या सेल में, वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकेगा। काइनेस्थेटिक फीलिंग वाला बंदा है, उसको करके चीजें समझ में आती है, राइट। और वो उसको HR पोजीशन में डालो जहां लोगों का इमोशन समझ सकेगा, वो लोग कैसा फील कर रहा है वो उसे समझ सकेगा। तो काइनेस्थेटिक व्यक्ति ऐसे रोल में जहाँ पीपल मैनेजमेंट के रोल हैं वहाँ पे वो बहुत अच्छा कर सकेगा। या फिर कुछ क्रिएटिव करना है, करने का जो काम है उसके अंदर वो अच्छा कर सकेगा। ऑडियो डिजिटल व्यक्ति है, वो रिसर्च बेस्ड व्यक्ति है, उससे रिसर्च कराओ, एनालिसिस कराओ, इंटरप्रिटेशंस कराओ, नए नए आइडिया जनरेट करने का उसका काम है, वो कर सकता है, वो ऑडियो डिजिटल व्यक्ति करेगा। तो अगर आप ये पर्सनालिटी असेसमेंट कर सकते हो, एंड देन आप चेक कर सकते हो कि आपके जो भी हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ होंगे वो ऐसे होंगे जिनकी पर्सनालिटी टाइप और उनका रोल ऑलरेडी मैच हो रहा होगा। So many ways NLP can be useful for businessman। तो मैं तो एक ही बोलूँगा, NLP लगा डाला तो बिजनेस में लाइफ जिंगा लाला। क्योंकि बिजनेस देखो, एक समझो कि नॉर्मल बिजनेस सीक्वेंसिंग से होता है कि आप बिजनेस की टेक्निक्स है, मार्केटिंग है, सेल्स है, ये सारा चीज़ हो जाता है। बट बिजनेसमैन का जो सबसे बड़ा दर्द है टीम है। टीम आइडेंटिफाई करना, टीम को डेवलप करना, और टीम को साथ में बिजनेस का ग्रो कराना। कहीं न कहीं जो आपने बताया, ये अगर पैटर्न समझना नहीं आ रहा है, कनेक्ट करना नहीं आ रहा है, उनकी नीड को आइडेंटिफाई करके सेटिस्फाई करना नहीं आ रहा है, तो तकलीफ आती है। तो मैं हमेशा बिजनेसमैन को वही चीज़ बोलता हूँ, या तो आप खुद कर लो या ऐसा आदमी ढूंढ लो
जो आपके बिहाफ में ये सारी चीज़ें कर ले, तो क्या होगा कि रिटेंशन बढ़ जाएगा, लोगों के साथ में जुड़ाव बढ़ जाएगा, कंपनी के साथ में अटैचमेंट बढ़ जाएगा, एंड लॉन्ग टर्म जितना आपका एक अच्छा एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म आप रिटेन करोगे, जिंदगी भर तो नहीं रहेगा, पर जितना लंबा रिटेन करेगा उतना आपके लिए वो प्रॉफिटेबल है। यस, जो एक साइकोलॉजी में हम बात भी तो कहते हैं दैट बिजनेस इज 80% साइकोलॉजी, 20% स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी आप एमबीए करके आ जाओ, आपको स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। मतलब कौन सी स्ट्रेटेजी अवेलेबल नहीं है, क्या मार्केटिंग कैसे करते हैं ये अवेलेबल नहीं है, या सेल कैसे करते हैं अवेलेबल नहीं है। आप अपनी टीम के 10 लोग बिठाओ, 10 को सेम स्क्रिप्ट दे दो सेल की और सेम मार्केट में भेज दो, क्या वो सेम सेल करके आएंगे? नहीं करके आएंगे। बहुत मेजर डिफरेंस होगा सबकी सेल में। सो इट इज़ क्लियरली विजिबल दैट 80% गेम इज माइंडसेट, ओनली 20% इज स्ट्रैटेजी। अनफॉर्चुनेटली कई बार बिजनेसमैन सिर्फ स्ट्रैटेजी को क्रैक करने में लगा रहता है, माइंडसेट गेम पे काम नहीं करता, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करता है। लेकिन आप फॉर्च्यून 500 कंपनीज को देखें, वो अपने स्ट्रैटेजी गेम में भी ऊपर होती हैं, प्लस वो अपने माइंडसेट और वेलबींग गेम में भी बहुत ऊपर होती हैं। दे ऑलवेज मेक श्योर कि उनकी कंपनी में जो वेलनेस है उनके एम्प्लॉयज़ का, टीम का, वो वेलनेस का टेक केयर किया गया है कि नहीं किया है। इफ़ द वेलनेस इज टेकन केयर ऑफ, देन automatically productivity will rise, performance will improve, and ultimately the output will also improve. आप सर्टन कॉर्पोरेट्स में जाते हो जहाँ पे एम्प्लॉय वेलनेस का अपने एक मॉड्यूल पे आप बात करते हो, तो थोड़ा सा अगर उसके बारे में शेयर कर पाओ। हाँ, तो जैसे मेरा जो कॉर्पोरेट वेलनेस का प्रोग्राम होता है, उस कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम में हम स्पेसिफिकली क्लाइंट अपनी फोकस को कैसे बढ़ाए, अपने रिश्तों के अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो अगर आपके एम्प्लॉय का घर पे रिश्ते ठीक नहीं है तो वो ऑफिस में आके अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो आपको उसकी होलिस्टिक एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी। तो वेलनेस के अंदर उसकी हेल्थ, उसका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उसके रिश्ते कैसे चल रहे हैं, ये तीनों एरियाज के ऊपर उसको कैपेबल बनाना कि वो हैंडल कर सके। तो इसके लिए कुछ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम 2 महीने के प्रोग्राम के जरिए उनको करवाते हैं। प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं कि वो किस तरीके से उनका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो रहा है, उनकी फोकस लेवल इम्प्रूव हो रहा है, और उनका ओवरऑल सेंस ऑफ वेलबींग और फुलफिलमेंट अचीव कर पा रहे हैं। सो मेजरली वी वर्क ऑन दीज 3 की एरियाज: फोकस, वेलबींग एंड रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस। सर, आपने ढेर सारी बुक्स लिखी है और आप लोगों को मदद भी करते हो बुक्स के अंदर में जी। तो बुक्स का आपका जुड़ाव क्या है, और थोड़ी सी आपकी खुद की जो लिखी हुई बुक है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर करें। जी, तो मेरी फर्स्ट बुक तो मेमोरी पे ही थी, अवेकन द ग्रेट पोटेंशियल ऑफ मेमोरी इन विल पावर। पर जो मेरी बेस्ट सेलर बनी वो मेरी सेकंड बुक थी, सीक्रेट्स ऑफ द लिमिटलेस माइंड। तो बुक का ऐसा है कि पहले मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं किताब लिखूंगा, बट जब मैं मेमोरी वर्कशॉप्स करता था उस टाइम पे मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जिद करी कि आप कुछ किताब भी दे दो ताकि कोई अगर वर्कशॉप ना कर सके तो एटलीस्ट किताब पढ़ सके। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी थी, वो मेमोरी पे थी, विल पावर और मेमोरी कैसे इम्प्रूव करें। पर जो मेरा बेस्ट सेलर है वो सीक्रेट्स ऑफ लिमिटलेस माइंड है। इस किताब में मैंने बात करी है कि हमारे माइंड में बहुत सारे बैरियर्स हैं जो हमें लिमिटलेस होने से रोकते हैं। जैसे कि डर, बहुत से लोगों में इतना पोटेंशियल है लेकिन वो डर ने उन्हें लिमिट करके रखा हुआ है। फिर हमारे लिमिटिंग बिलीफ, कि कई बार हमारे बिलीफ इतने लिमिटिंग है, मान के चल रहे हैं कि मेरे से बिजनेस नहीं हो सकता, मैं इससे ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता, मेरे से सेल्स नहीं हो सकती, या फिर मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। तो ऐसे इतने सारे लिमिटिंग बिलीफ्स हम अपने अंदर लगा के चलते हैं, ये हमें लिमिटलेस होने से रोकता है। फिर हमारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एटीट्यूड है कि मुझे तुरंत चाहिए, जो भी चाहिए तुरंत चाहिए। तो अगर आपको तुरंत चाहिए, इस एटीट्यूड में आप रहोगे तो आज की दुनिया में आप बड़ा नहीं कर सकोगे। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक बहुत बड़ा बैरियर है जिसकी वजह से कई टैलेंटेड लोग पेशेंस नहीं रख पाते, धैर्य नहीं रख पाते, जिस वजह से जल्दी क्विट करते हैं, गिव अप करते हैं, या फिर किसी भी काम को चालू करते हैं, या ग्रीड में फंसते हैं जहाँ पे तुरंत कुछ मिल जाएगा, ऐसी चीज़ों में चले जाते हैं। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसे एक लिमिटिंग फोर्स है। तो इस प्रकार की अलग अलग फोर्सेस के बारे में, बैरियर्स के बारे में मैंने बात की है, और कैसे इनको एलिमिनेट करना है वो भी उस किताब में सिखाया है। बाकी फोकस पे लिखी है, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस रिडक्शन, हैबिट्स पे लिखी है। तो जो मेजर हाई परफॉर्मेंस और वेलनेस के एरियाज हैं उन्हीं पे मेरी मेनली किताबें हैं। एक फिनोमेना हो जाता है कि कई बार मैंने ऐसे लोगों को कॉर्पोरेट में देखा हुआ है कि उनके पास गांव भर का नॉलेज है, हर चीज़ का नॉलेज है, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा पोटेंशियल है, और ये सारा नॉलेज होने के बावजूद भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे या अपने आप को टिका नहीं पा रहे या आउट ऑफ द मार्केट हो जाते हैं, और वो टैलेंटेड बंदा बाहर मारा मारा घूम रहा है, जबकि अगर वो सही डायरेक्शन में कोई एक जगह पे बैठा होता तो बहुत अच्छा काम कर सकता था। तो ये जो नोइंग वाली जो कंडीशन होती है, नॉलेज पूरे गांव भर का है बट एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है या डायरेक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे अगर कोई बंदा फंसा है तो कैसे निकल सकता है? हाँ, तो हम इसे नोइंग डूइंग ट्रैप बोलते हैं या फिर परफेक्शन सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो नोइंग डूइंग ट्रैप क्या है कि इसमें व्यक्ति एक नॉलेज गैदरर बन जाता है। नॉलेज गैदरर, उसको नॉलेज का एडिक्शन हो जाता है कि जो किताबों पे किताबें पढ़ रहा है, कोर्स पे कोर्स पढ़ रहा है, यूट्यूब पे वीडियो छान दे रहा है, पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट सुन दे रहा है, और वो इतना उसने कंसेप्चुअल नॉलेज इतना ले लिया है कि अब वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड में है। अब उसे जानकारी तो सब हो गई है, अब अप्लाई कुछ कर नहीं रहा है, इम्प्लीमेंट कुछ कर नहीं रहा है। तो अब हो क्या रहा है कि इसको आके कोई भी सलाह देगा तो वो सलाह के टाइम पे एक्शन लेने के बजाय उसके दिमाग में क्या आएगा, आई नो दैट, मुझे तो पता है ये। तो बेसिकली एक नॉलेज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है कि मुझे सारी नॉलेज है, पर उसे ये बात नहीं पता कि नॉलेज इज़ नॉट पावर। नॉलेज पावर नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज जस्ट पोटेंशियल पावर। नॉलेज में पोटेंशियल है, जैसे बीज में बीज फल नहीं है, बीज में पोटेंशियल है बस, लेकिन उसको नर्चर नहीं किया है, उसको प्रोसेस नहीं किया तो फल नहीं बन सकता। तो नोइंग डूइंग ट्रैप वाले व्यक्ति को पहले तो नॉलेज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स छोड़ना पड़ेगा। ये कहीं से आप बड़े नहीं हो जाते हो अगर आपको बहुत सारी नॉलेज है तो। इंग्लिश में कहते हैं दैट नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज, यानी कि आपने कचरा इकट्ठा किया और आपको इस बात का गर्व है कि मेरे को ज्यादा कचरा मैंने इकट्ठा कर रखा है। कबाड़ी वाला .com। कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ। तो ये नॉलेज मेरे काम की है क्या? ये नॉलेज मेरे काम की नहीं है, और ये नॉलेज मेरे लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। ये देखा गया है कि जो लोग ये जानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, उन लोगों को जब नेगेटिव थिंकिंग आती है तो वो जल्दी स्ट्रेस और एंजाइटी में जाते हैं एज कंपेयर टू वो जिसने कभी सुना ही नहीं कि पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आपको, मुझे पता है मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, और जितनी बार मैं नहीं जा रहा हूँ मैं अंदर से अब गिल्ट और महसूस कर रहा हूँ। तो वॉक नहीं करने का इम्पैक्ट तो है ही, लेकिन साथ में गिल्ट भी है। धीरे धीरे मेरी लो सेल्फ एस्टीम भी हो रही है। मैं अपने आप से क्या कह रहा हूँ कि यार मैं जाता ही नहीं हूँ, मैं करता ही नहीं हूँ, मुझसे इतनी सी बात नहीं हो पा रही है। किस टाइप का इंसान है भाई तू? तेरी विल पावर कैसी है, क्या नहीं है तेरी, क्या करेगा? पूरे गांव को सलाह देता है, फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो देन यू विल गो थ्रू द गिल्ट, एंड गिल्ट को लगातार होल्ड करना सही नहीं है आपके शरीर के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। वो गिल्ट से कुछ नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट नॉलेज सुपीरियरिटी ना रखें, अपनी नॉलेज को कॉन्टेक्स्ट में रखें कि जितनी नॉलेज आपके इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए इट इज़ गुड। जैसे किसी को अपने टंग का स्टिमुलेशन चाहिए होता है तो बहुत सारा खाना खाता है, राइट? वो ज़्यादा, जितनी भूख है उससे ज़्यादा खाना खाता है, और वो खाना खा के उसे सेटिएशन मिलता है, एक फुलफिलमेंट, खुशी मिलती है कि मुझे मिली। तो जैसे जिसको कोई है जिसको मूवी देखने से वो मिल जाती है, किसी को खेलने से मिल जाती है, तो वैसे ही जैसे हमारा सेंसरी प्लेजर है वैसे हमारी बुद्धि का भी प्लेजर है। बुद्धि का प्लेजर है कोई नई बात जानना। तो आप बस नई बात जाकर जब जान रहे हो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो बस आप बुद्धि के एडिक्शन में हो। बस दैट्स वन टाइप ऑफ एडिक्शन ओनली। तो अपने एडिक्शन पे किस प्रकार का गर्व करना है आपको? कोई गर्व करने वाली बात नहीं है वो। तो आपको सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि ये लेके मत घूमो कि मुझे सबसे ज़्यादा पता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा पता है मतलब सबसे ज़्यादा गार्बेज इकट्ठा किया हुआ आपने। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट, अगर आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो देन इट इज़ गुड। तो इसलिए इंग्लिश में कहते हैं दैट वन स्मॉल एक्शन इज़ बेटर देन 1000 नोबल इंटेंशन। आप 1000 अच्छे ख्याल दिमाग में रख लो, लेकिन एक अच्छा काम किसी ने कर दिया वो ज़्यादा बेटर है 1000 ख्याल से। तो इट इज़ बेटर दैट you go and start taking action. Don't feel knowledge superiority complex. Knowledge लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन
नॉलेज के साथ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो भी ख्याल रखो। रैंडम नॉलेज गैदर मत करो, रैंडमली अपने आप को इन्फॉर्मेशन से फीड मत करो, ओवरलोड में चले जाओगे। सेकेंड चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि परफेक्शन का वेट मत करो। ज़्यादातर लोग जो नोइंग डूइंग ट्रैप में हैं उन्हें परफेक्शन का वेट करते हैं कि अभी मेरा पॉडकास्ट परफेक्ट नहीं है, अभी मेरी स्क्रिप्ट परफेक्ट नहीं है, अभी मेरे एडिटर्स परफेक्ट नहीं है, अभी मेरे चैनल पे चीज़ें परफेक्ट नहीं है, और जब मेरे गेस्ट परफेक्ट हो जाएंगे, स्क्रिप्ट परफेक्ट हो जाए, सब परफेक्ट हो जाएगा, देन आई विल स्टार्ट। परफेक्ट कभी नहीं होगा। कहीं मैं परफेक्ट स्विमिंग सीख लूँ फिर पानी में गिरूंगा। यस सर, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर उसके बाद एक रैपिड फायर आपका आएगा। जी। NLP ऑनलाइन या ऑफलाइन सीखनी चाहिए? देखिए आजकल तो ऑनलाइन में लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो अगर टीचर अच्छा है तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, और टीचर अच्छा नहीं है तो फिर ऑफलाइन में भी कुछ नहीं हो। राइट। सो करंटली जो आज से 4 साल पहले मेरा ये बिलीव था कि ऑनलाइन नहीं हो सकती, क्योंकि मैं हमेशा ऑफलाइन कर रहा था। फिर कोरोना के टाइम मैंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया इसको ऑनलाइन करने का, एंड देन आई रियलाइज दैट ऑनलाइन इज़ मोर इफेक्टिव देन ऑफलाइन, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स अगर आप ऑफलाइन में हैं तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर होगा। बट सवाल है कि आप एक्सपीरियंस लेने आए हो या ट्रांसफॉर्मेशन लेने आए हो, दैट इज़ द क्वेश्चन वो है। तो आपको पेड़ के नीचे बिठा के भी सेम नॉलेज दी जा सकती है, और एक एसी के कमरे में बिठा के भी सेम नॉलेज दी जा सकती है। आपका एक्सपीरियंस चेंज होगा मगर नॉलेज नहीं बदलेगी। तो मैंने भी यही नोटिस किया कि जब आप ऑनलाइन हम सिखाते हैं तो जैसे कि अगर अच्छा स्टूडियो आपने बना लिया है, ट्रेनर खुद अपनी एक अच्छी स्टेट में रह सकता है, और लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाती है, वो अपने कंफर्टेबल टाइम पे अटेंड कर सकते हैं, घर के कंफर्ट में बैठ के कर सकते हैं, उनका टाइम बचता है आना जाना, प्लस हम प्राइस रिड्यूस कर पाते हैं। जो मैं पहले फिजिकल करता था तो मुझे 35, 40, 50 हज़ार चार्ज करना पड़ता था, अब हम 15,000, 20,000 में करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट कटिंग होगी, तो यानी ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाते हैं आप। तो ऑनलाइन के बहुत सारे बेनिफिट हैं, ऑफलाइन का सिर्फ एक बेनिफिट है कि एक्सपीरियंस जो है आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा हो जाता है, दैट्स इट। बाकी यू कैन यूज़ म्यूज़िक, यू कैन गिव कमांड्स, देन सेफ एनवायरनमेंट है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहती हैं, किसी भी देश से बंदा अटेंड कर सकता है, बहुत सारे एडवांटेज हैं। ऑफलाइन में क्या है कि अच्छा एक और चीज़ जो मैंने देखी कि ऑनलाइन में मैं सपोज़ 2 महीने तक चलाता हूँ तो हर वीक में मिलता रहता हूँ, तो वो ऑफलाइन में प्रॉब्लम क्या होती है, 3 दिन बुला के सबको एक साथ भर दो, स्टफ कर दो, और अब स्टफ करके उनको छोड़ दो। तो जो मैंने पर्सनली देखा कि जो मैं ऑफलाइन कर रहा था उसके रिजल्ट में और ऑनलाइन के रिजल्ट में रात दिन का अंतर है, रिटेंशन जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि बंदा 2 महीने की जर्नी पे चल रहा है, तो आज उसने सीखा कुछ, अब एक हफ्ते वो अप्लाई करेगा क्योंकि अगले हफ्ते उसे फिर आना है। लेकिन ऑफलाइन में आप ये सुविधा नहीं दे सकते। हाँ, वो 3 दिन में आपने डाउनलोड किया और खत्म हो गया। ऑफलाइन में 3 दिन में सब कुछ पैक कर दिया, अच्छा नाच गाना मस्ती मजाक सब हो गया। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस विल बी देयर, बट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपको एक सिस्टमेटिक लर्निंग लेनी है, रिटेन करना है, कंसिस्टेंसी से चलना है, तो ऑनलाइन इज़ फार बेटर देन ऑफलाइन। मेरा आपका साथ में पर्सनल जो था ना, जो कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि NLP अपने आप में बहुत एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। जैसे मैं जब सेल्स सिखा रहा हूँ तो ऐसे लोगों को सेल्स सिखा रहा हूँ जिनको सेल्स नहीं आता है, तो उनको वो विजुलाइज कराना, वर्ड में करवाना, वो सिंप्लीफाई, लोगों के एग्जाम्पल सेट करके करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़े महारत मांग लेता है। और वही चीज़ मैंने आपको देखी कि वो मास्टरी नॉलेज है, पर वो लोगों को सिखाना ऑनलाइन में वो अपने आप, और उस दौर पे जहाँ पे लोगों को ऑनलाइन की आदत ही नहीं है। अचानक लॉकडाउन आ पड़ा है और सबको सीखना है, सबको सिखाना भी है। मैं हालांकि 16-17 में मैं ऑनलाइन का ट्रेनिंग जूम का शुरू कर चुका था, तो जब आपके वहाँ पे जब ट्रेनिंग चल रहा था तो मैं ट्रेनर के एंगल से बहुत ज़्यादा देखता था, तो भाई ये किस तरह से, यानी उनको मालूम है कि इसके बाद दिमाग में ये चीज़ आने वाली है। और मेरे दिमाग में कोई थॉट आ रहा था कि यार पर ये कैसे होगा, एंड देन नेक्स्ट मोमेंट आपका एक उसी को रिलेटेड कोई चीज़ आ रहा है, नेक्स्ट मोमेंट उसके रिलेटेड चीज़ आ रहा है, यानी पैरेलली आप वहाँ पे कमेंट भी पढ़ रहे हो, और कमेंट भी पढ़ रहे हो, हल्का सा कमेंट अगर वहाँ पे लग रहा है तो टच करके फिर वापस आ रहे हो, जरा पर्सन मेरे आंसर दो, मेरा आंसर दो, तो कि मैंने आपका पढ़ लिया है, मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ, ऐसा करके। तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए।
और कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि लोग वहाँ से जुड़े हुए भी रहते हैं आपके साथ में। तो टीचिंग में क्या अडेप्ट आपको करना होता है, जैसे आप आईपैड यूज़ कर सकते हो, आप ड्रॉ कर सकते हो चीज़ों को, उसको ऑफ कोर्स वो टूल्स हैं, आप ब्रेकआउट रूम्स क्रिएट कर सकते हो, लोगों को ग्रुप डिस्कशंस में डाल सकते हो। सो वो बट आपको अडेप्टेड रहना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा कि मैं कितना टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करके एक बेस्ट एक्सपीरियंस ऑनलाइन में भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप दे सकते हैं लोगों को। बहुत कम लोगों को मालूम है कि डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ कवि राठौड़ भी है, शायर राठौड़ भी है। तो सर आपकी फेवरेट कोई एक शेर या शायरी हो जाए। जो कविता मैंने आई थिंक पहली बार जब स्टेज पे चढ़ा था तब कही थी, तो वो सुना देता हूँ। बिफोर नर्वसनेस और ड्यूरिंग द नर्वसनेस, जब मतलब चल ही रहा था, मतलब सारा प्रोसेस चेंज कभी आता था कभी नहीं आता था, मगर झोंक रहा था अपने आप को उस टाइम पे कि कभी कभी मैं सोचता हूँ बहुत देर से आया हूँ, मुझको तो सन 1947 में आना था, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी का हाथ निभाना था। कभी कभी मैं सोचता हूँ बहुत देर से आया हूँ, मुझको तो राणा सांगा के काल में आना था, एक हाथ से लड़ा ओ वीर, मुझे बिना हाथ के लड़ना था। कभी कभी मैं सोचता हूँ बहुत देर से आया हूँ, मुझको तो राजा अकबर के काल में आना था, बीरबल से कुशाग्र अपनी बुद्धि को दर्शाना था। कभी कभी मैं सोचता हूँ बहुत देर से आया हूँ, मुझको तो हिटलर की तानाशाही में आना था, हिटलर से बढ़कर अपनी नीति को दर्शाना था। पर कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं ठीक समय पर आया हूँ, रच डाले इतिहास उन्होंने, मैं इतिहास नया रचने आया हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और आपको भी सरप्राइज लगा होगा कि जब मेरे को पहली बार पता चला तो बीच बीच में सर ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ एक आध दो लाइन दे देते थे, कुछ एक आध जोक ये कर देते थे। और सर का जोक देने का भी एक पर्टिकुलर स्टाइल है, यानी सटल है। अगर आपको समझ में आया तो समझ में आया है, तो आप घंटे घंटों तक हंसोगे, नहीं तो बोलोगे ये क्या बोला है इन्होंने। वो बिल्ली मारी वाला जो सॉन्ग भाई मैं हिम्मत ना करूँ ऐसा बोलने का। तो दैट वाज माय लाइक वाव इफेक्ट जहाँ पे चल रहा था। सर क्विकली चलते हैं रैपिड फायर पे। Sure, yeah. और वर्ड आपको शेयर करना है। फेवरेट एक्टर? फिलहाल के अंदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पहले इरफान खान थे जो जीवित थे उसमें। ओके। फेवरेट स्टाइल ऑफ मूवी? थ्रिलर। ओके। बुक्स और मूवी? बट दोनों का आई थिंक पर्पस अलग है। तो मेजॉरिटी अगर बेटर डॉक्यूमेंट्री ऑन डिस्कवरी, दैट आई विल प्रेफर मोर देन बुक। फेवरेट फूड? आलू पराठा। घर का खाना? हाँ, घर का खाना। हाँ। ओके। फेवरेट डेस्टिनेशन इन इंडिया जो आपको लग रहा है कि यार ये मैं बार बार जा सकता हूँ? गोवा। गोवा में कम से कम 35-40 बार जा चुका हूँ। हाँ। मैं बोलूँगा सर का गोवा में प्रोग्राम हो तो जाना। कुछ भी हो, यानी आप हो ना कि लाइक ऐसे ही मेरे को घूमने जाना है, ऐसा करके भी चले जाना। लर्निंग तो है, देखो डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ है तो लर्निंग के बगैर तो आप वहाँ पे रह नहीं सकते हो। बट जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है और वहाँ पे जो लोगों का आप एक ट्रांसफॉर्मेशन रियली देख पाते हो। तो जब अपना फायर वॉक हो रहा था, ग्लास वॉक हो रहा था, फायर ईटिंग हो रहा था, वो लोग नेक से रॉड को बैंड कर रहे थे। अब ये सारी चीजें हमने कॉर्पोरेट में पहले भी किया हुआ था, तो फॉर मी इट वाज नॉट दैट न्यू। बट जब मैं वो एंगल से देखता था कि एज अ ट्रेनर ये क्या हो रहा है, कैसे दिख रहा है, और पार्टिसिपेंट होता तो मैं खुद अंदर इन्वॉल्व हो रहा था, कर रहा था। बट जब मैं एज अ ट्रेनर बन के जब देख रहा था और वहाँ पे जो लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल में एक ड्रास्टिक शिफ्ट आ रहा है, yes. चेंज आ रहा है, अरे बाप रे, वो रॉड बैंड करने के बाद वो जोर से चिल्ला रहा है या वो अपना हिप्नोटाइज करके वहाँ पे कर रहा है, ग्लास वर्क वाला है, और फायर वॉक पे नहीं जाना। वो वापस एक मैं नाम भूल गया दैट लेडी, वो बार 3 बार ट्राई किया, तीनों बार वो वहाँ से वापस आ रही है। right. और फिर जब चौथी बार वो चल के निकले और हम लोग सामने खड़े थे एंड आपकी टीम में से लोग थोड़ा पानी वानी लेके भी वहाँ पे थे कि वहाँ पे हो जा, और वो बाहर निकल के जो जोर से चिल्ला रही है। सर यार, एक हाउसवाइफ, एक डरी हुई औरत जो फायर से इतना डर रही है, उसको फोबिया भी था। जब देन उसको पता चला कि बचपन में कुछ पटाखे कि जल गई थी, उसकी वजह नहीं करी, और वहाँ से निकली और आज से मैं नहीं डरूंगी। दैट सॉर्ट ऑफ द स्टेटमेंट व्हेन इट इज कमिंग, तो पता चलता है कि कुछ जबरदस्त है। True. तो गोवा तो जरूरी ही जाना। बाकी सारे जो वहाँ पे काम कर रहे हो पर सेशन अटेंड करना है। सर फेवरेट डेस्टिनेशन आउटसाइड ऑफ इंडिया?
बीचेस, सो अभी जैसे जस्ट सिशेल्स जाके आया था, तो मॉरिशस, सिशेल्स, मालदीव्स, अभी बाली वर्कशॉप करने जा रहा हूँ, तो बीचेस आर माय फेवरेट। अभी क्या नया सीख रहे हो? नया फ़िलहाल के लिए मैं क्वांटम कॉन्शियसनेस, क्वांटम थियरी है, क्यूबिट थियरी, तो मोस्टली मैं ज़्यादातर साइंस से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा करता हूँ। आप फिजिक्स की तरफ भी मुड़े हो थोड़ा? हाँ, फिजिक्स, क्योंकि साइंस का बैकग्राउंड है, तो इस वजह से तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ। और पढ़ने में तो सिर्फ वही चल रहा है अभी, दैट्स इट। बहुत बढ़िया सर। सर थैंक यू वेरी मच, आपने ये मौका दिया। मेरे को हेजिटेशन हो रहा था कि मैं सर को पूछूं कैसे, या वो आएंगे नहीं आएंगे। सो गुरु शिष्य वाला एक डिस्टेंस भी रहता है जी। एंड मैंने सम्यक भाई से बात किया और देन यू सेड कि नहीं हो सकता है वहाँ पे आप करके। मेरे थर्ड बार ऐसा हो रहा है। हिमांशु गौड़ मेरे स्टूडेंट हैं, दिल्ली गया था, उन्होंने शूट किया। फिर एक राजेंद्र करके हैं, वो भी यहाँ पे आकर के शूट करके गए। फिर आप आए, तो आई हैव नेवर सेड नो टू एनी ऑफ माय नहीं स्टूडेंट्स सर, वो मेरे को ये फील आ रहा है और मैं बताऊंगा अभी। लाइक होता क्या है कि जब आप कोच बने हो, आपका एक मार्केट में बड़ा नाम हो गया है, एक सेलिब्रिटी स्टेटस दिमाग में आ गया होता है कि लाइक क्या है, एंड एवरीथिंग विज रोम अराउंड मनी के आगे पीछे घूमना शुरू होता है। और सर का जो नेचर है, जो वो ट्रेनिंग में भी जब सिखा रहे होते हैं, जब लोगों से बात कर रहे हैं, मैंने उनकी टीचिंग और प्रैक्टिस एक साथ में देखी हुई, अलग नहीं देखी हुई। और वो ही मेरे को लग रहा है कि डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ को वो योगेंद्र सिंह राठौड़ बना के रख रहा है। सो सर ऐसे ही रहिए, ज़बरदस्त रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मोस्ट वेलकम। या